आज हम एनसीईआरटी का क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में तो आपके पास 3 बुक है। इसमें हम फर्स्ट बुक का चैप्टर 1 ईट मन के तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में संभव एक संभावना है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट या पूरा वस्तु है। मतलब जो सिंधु घाटी है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। सेराखाविक नामक पत्थर से बनाई गई है। सेराखाविक नामक पत्थर से बनाई गई है। इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चिन्ह तथा एक ऐसे रूप के चिन्ह उत्कीर्णित होते हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मतलब वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इस भाषा में लिखा हुआ है, इसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय से उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु जैसे उनके आवास, मूठभांड, आभूषण, औजार तथा मोहर, दूसरे शब्द में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ मिलती है। जैसे वो लोग अपने पीछे बहुत से सामान छूट जाते हैं, तो उस आधार पर ये हम लोग ज्ञात लगाए हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे वो लोग रहते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हमें अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य को व्याख्या कैसे की जाती है और इन वाक्यों में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा ही है। जैसे कहने का सेंस अभी बहुत सी ऐसी जानकारी जो हम लोग को नहीं पता और कभी हो भी ना। अब जैसे वहाँ का भाषा है, वो भाषा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो इसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है आरंभ, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मूठभांड शैली से संबंधित थी तथा इस संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। जैसे एक होता है ना पटना, हमारा बिहार का राजधानी पटना बनने से पहले ये पाटलिपुत्र था। उससे पहले इसको और नाम कुसुमनगर से जाने जाते थे। वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि जो संस्कृति है विशिष्ट मध्यभूमि शैली से संबंधित थी और हड़प्पा से पहले भी कुछ संस्कृतियाँ वहाँ पे थी। जैसे अब इस कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, कुछ शिल्पकारी साक्ष्य भी मिले हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार का संरचनाएँ लगभग न के बराबर होती थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उदय का संकेत देते हैं। 7000 ईसा पूर्व से हड़प्पा संस्कृति का उदय वहाँ का स्टार्टिंग का संकेत देता है। शहरी चरण, प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन आर्थिक विकास का परिणाम था। जो शहरी चरण था वो हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन आंतरिक विकास का परिणाम था। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आइए 2 मैप दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर समझते हैं। देखिए एक मैप यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं। मोहनजोदड़ो, सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, हड़प्पा, राखी गढ़ी, काली बागान बनवाल, ये सब का दिया हुआ है। ये आप लोग के बुक में भी होगा। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस बुक के चैप्टर का PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। देखिए ये जो है ये नए शहर है हड़प्पा के। विकसित जब हड़प्पा हो गया था उस समय के सब शहर हैं। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं जिससे आप लोग को दिखे, स्पष्ट अब दिख रहा होगा। एक और आप लोग को हम मैप दिखाते हैं जो पुराने समय का था, हड़प्पा विकसित होने से पहले का। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हड़प्पा विकसित होने से पहले का था। इसमें देख सकते हैं सिंध है, कोटजी है, सिसोर है, हमारी नाव है, ये सब है। कब है ये सब? आरंभिक हड़प्पा संस्कृति के थे और इसके पहले जो हम लोग देखे थे वो विकसित थे। आइए अब पढ़ते हैं। देखिए आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। जैसे कहने का सेंस है जहाँ विकसित हड़प्पा हुआ उससे पहले भी आरंभिक हड़प्पा वहाँ पे थी, वहाँ पे भी कुछ विकसित हड़प्पा संस्कृति पनपी है। इन संस्कृति में कई तत्व इसमें निर्वाह के तरीके शामिल है और समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर जिनमें मछली भी शामिल है से पर्याप्त भोजन करते थे। ये दोनों सभ्यता में होती थी। जैसे पेड़ पौधा से जो भोजन मिलता है
तथा पेड़ पौधे से जो भोजन मिलते हैं, तथा जो जानवर है जैसे मछली ज़्यादा खाया जाता था, क्योंकि मछली समुद्र से आसानी से प्राप्त हो जाती थी या नदी से प्राप्त भोजन करते। जल, अनाज के दाने तथा बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। जैसे जल से, अनाज से, बीज से कैसे पहले के लोग खाना खाते थे, इसको जानकारी प्राप्त करने में हम लोग सफल हो पाए थे। इसका अध्ययन पूरा वनस्पति करता है, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ है, देख सकते हैं, के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। ये सब याद रखिएगा ना, पूछा जाता है। हड़प्पा स्थल से मिले अनाजों के दाने में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए। पूछा जाएगा कि बाजरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुजरात से। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। अपेक्षाकृत का मतलब होता है जितना अपेक्षा किया गया था उससे कम पाए गए हैं। जैसे आप लोग उम्मीद किए हैं कि 12th में आपका 400 मार्क्स आएगा, बाई चांस उससे कम आ जाए तो इसको कहा जाता है अपेक्षाकृत कम आना। आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थल से मिली जानवरों की हड्डियाँ में मवेशियाँ, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। नाम याद रखिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं। भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब कैसे थे, पालतू जानवर थे। जंगली प्रजाति, जो जंगली प्रजातियों थे जैसे सुअर, हिरन की हड्डियाँ भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आर्कटिक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। जैसे हमको ये नहीं पता चल पाया कि जो सुअर है या हिरन है, हड़प्पा सभ्यता के खुद इसको शिकार करते थे या ये किसी और समुदाय से होते थे। मछली तथा पक्षी की हड्डियाँ भी मिल रही हैं। आगे पढ़ते हैं। कृषि देखिए 2.1 है, ऐसे ही आपको पॉइंट करके दिया हुआ है। 2.1 में देखें, कृषि प्रौद्योगिकी। हर एक अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं। प्रवासी कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। देखिए अनाज का दाना मिल गया तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि वहाँ पे कृषि होता है, लेकिन कैसे कृषि होता है ये हम नहीं जानकारी पाए थे। आगे इसको देखते हैं, दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे। जोते हुए खेतों का छिड़काव किया जाता था। जैसे ये हम नहीं जान पाए कि जो बीज होता था वो जोते हुए खेत में बोया जाता था कि ऐसे ही दे दिया जाता था। तो इसको हम लोग पता किए, कैसे किए, देखिए एक मुहर होता है सील, उस पर रेखांकन मूर्ति पर इंगित है ऋषभ मिले हैं। यहाँ से देख सकते ऋषभ मतलब होता है बैल। तो बैल मिला तो हम लोग ये मानते हैं कि बैल से जुताई होती थी। तो ये कह सकते हैं कि जोते हुए खेत में ही बीज दिया जाता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थल और थोड़ा सा देखिए, चोलिस्तान के कई स्थल और बनवारी हरियाणा में पड़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रख सकते हैं। बनवारी जो है हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे भी मिट्टी से बने हल मिले हैं, ठीक है। कावी बागान राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। जैसे खेत जो जूट जाता है वैसा साक्ष्य राजस्थान के कावी बागान में मिला है। आरंभिक हड़प्पा के स्थलों से संबंध है। इस खेत में हर रेखा के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। देखिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे मैथ में समकोण, वैसे ही समकोण पर एक दूसरे पे काटते हुए थे। एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसे अभी के समय में हम लोग आलू और मक्का एक साथ लगा देते हैं, वैसे उस समय एक साथ दो अलग अलग फसल उगाई जाती थी। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों की पहचान का प्रयास भी किया। जो हिस्ट्री लिखे थे वो जो पुरातत्वविद थे वो भी पहचान किए कि जो फसल का कटाई किया जाता था किस औजार से किया जाता था, लकड़ी के या लोहा के, ये भी किए थे। आइए देखते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशूषक क्षेत्र में स्थित है। अर्धशूषक मतलब होता है जहाँ गर्मी भी है और ठंडा भी है, मतलब एकदम ना पानी का व्यवस्था है और न एकदम सूखा है, जहाँ सब वक्त किसी के सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। किसी के सिंचाई मतलब पानी देने की ज़रूरत पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान में एक जगह है सोतगुई, वहाँ पे हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु
पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा संभव है कि प्राचीन और बहुत पहले ही भर चुके होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई में किया जाता होगा। आइए आगे देखते हैं। ये खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति योजनाबद्ध शहर। सबसे मेन है हड़प्पा जो संस्कृति था उसमें जो शहर बसाए गए थे एक योजना के तहत बसाए गए थे। अभी जो शहर बसते हैं पटना में या और भी कहीं वो योजनाबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन और कहीं जाइएगा जैसे गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ पे एक योजना के तहत शहर बसाए गए हैं। वैसे ही हड़प्पा संस्कृति में एक योजना के तहत शहर बसाए गए थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहल शहरी केंद्रों का विकास था। वहाँ पर सबसे अनूठा जो पहल था शहरी केंद्र का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। मोहनजोदड़ो को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, सबसे फेमस स्थल है हड़प्पा का, मतलब सिंधु सभ्यता का, तो है मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे पहला खोजा गया है स्थल तो है हड़प्पा। याद रखिएगा, सबसे फेमस है मोहनजोदड़ो और सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा। वहाँ देखिए मोहनजोदड़ो का बस्ती जो था दो भाग में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। जो छोटा मकान था वो कुछ हाइट पे बनाया गया था, जो बड़ा मकान था वो नीचे बनाया गया था। आइए देखते हैं। पुरातत्वविद जो थे उसका नाम दुर्ग और निचला शहर का नाम दिए। जो ऊंचाई पे बना हुआ उसको दुर्ग और जो नीचे बना है उसको निचला शहर का नाम दिए। दुर्ग की ऊंचाई का कारण था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों से बनी थी। दुर्ग जो ऊंचा पे था इसका कारण था कि यहाँ पे जो संरचनाएं थी कच्ची ईंट के चबूतरों पे बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। जो दुर्ग है उसको दीवार से घेर दिया गया था, मतलब इसको निचले शहर से अलग कर दिया गया था। जैसे आपका मकान है, आपके पड़ोसी का मकान है, बीच में एक दीवार दे देते हैं, दोनों का मकान अलग अलग हो जाता है, वैसे ही किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों के ऊंचे चबूतरों भी बनाए गए थे जो नींव का कार्य करते थे। नींव मतलब बेस। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक मतलब जो मजदूरी करते हैं प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों के बनाने में ही 40 लाख श्रम दिवस की आवश्यकता पड़ी होगी। मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों की यथासन बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। जैसे एक बार चबूतरा बन गया तो शहर का जो भी काम था वहीं पर होता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन, पहले कैसा बस्ती बनेगा इसका नियोजन कर दिया गया, उसके बाद काम किया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई है। एक निश्चित अनुपात की होती थी, मतलब एक फिक्स साइज का होता था, जहाँ लंबाई और चौड़ाई, देखिए जो लंबाई होता था ऊंचाई से 4 गुना और जो उसका चौड़ाई होता था ऊंचाई से 2 गुना होता था। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो लंबाई होता था ऊंचाई से 4 गुनी और जो चौड़ाई होती थी ऊंचाई से 2 गुनी होती थी। इसी प्रकार की सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। इसका साइज आपको समझा दिए हैं। अगर नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं नालों का निर्माण। 3.1 में है नालों का जो ड्रेनेज सिस्टम उसका कैसे निर्माण किया गया था। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। ये सबसे वहाँ का ना फेमस चीज़ था, मतलब इसको ऐसे निकाला गया था कहीं भी पानी अटके नहीं, कहीं पानी जमे नहीं। यदि आप नीचे शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़क तथा गलिया को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, मतलब एक लाइन में बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मैथ में आप लोग समकोण पढ़े होंगे, उसी समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया। पहले नली बना, फिर रोड बना, उसके बाद अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया, उसके बाद अगल बगल मकान बना। यदि घर के गंदे पानी को गली के नली से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब अगर आपको घर के पानी का ड्रेनेज सिस्टम से देना है नाला में, तो घर का एक जो दीवार है वॉल, उसको
गलवे से सटा हुआ होना आवश्यक था, नहीं तो पानी वहाँ पे नहीं जा पाएगा। आगे देखते हैं, गिरिया स्थापना, वहाँ पे घर कैसे बनते थे इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है मोहनजोदड़ो का, वो आवासीय भवन कैसे होना चाहिए उसका एग्जाम्पल देता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों कमरे बने थे। जैसे एक आंगन हो गया, उसके चारों साइड में कमरा बना हुआ था। संभवतः आंगन में खाना पकाने और कटाई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में, गर्मी के समय में ये सब काम होता था। इस बात से आप समझ सकते हैं, जैसे गांव देहात में गर्मी के सीजन में हम लोग बाहर खाना बनाते थे और वैसे ही किया जाता था। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकता को दिया जाने वाला महत्व था। यहाँ पे एक एकांता था, ठीक है। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। जो भूमि तल पर दीवार थी उसमें खिड़कियाँ, विंडो नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से अतिरिक्त भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मेन गेट से सीधे आंगन में आप नहीं आ सकते हैं, मतलब कहने का सेंस मेन डोर से आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऐसा भाग नहीं था जिससे डायरेक्ट आंगन में आ सकते हैं। हर घर का ईंट के फर्श से बना अपने एक स्नान घर होता था। ईंट के ही फर्श से एक बना हुआ एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरी तरफ या छत पर जाने हेतु बनाए गए सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कुछ घर में दूसरी तरफ या छत पर जाने हेतु जो सीढ़ी बनाई गई थी उसके अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएँ थे, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता था। जो कुआँ बनाया गया था एक ऐसे रूम में बनाया गया था जिससे बाहर से जो आए उनका प्रयोग कर सकते थे। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि जो कुआँ था राहगीरों द्वारा यूज किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुआँ की कुल संख्या लगभग 700 थी। एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कुआँ की संख्या कितनी थी? तो 700 थी। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे दुर्ग। दुर्ग क्या होता है इसको समझेंगे और इसको देखेंगे। आइए हम दुर्ग को देखते हैं। दुर्ग पर हम ऐसी संरचना को साक्ष्य मिलते हैं जिसका प्रयोग संभव विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता है। सार्वजनिक प्रयोग मतलब सबके प्रयोग के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है। ईंट से बने निचले हिस्से शेष है, जबकि ऊपर के हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे, जैसे नीचे का पार्ट ईंट से बन गया, ऊपर का पार्ट लकड़ी से बन गया, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नान का समित है, जैसे कहने का सेंस है जो नीचे का हिस्सा था वो अब नहीं था, जो ऊपर का हिस्सा था वो लकड़ी का था, वो नष्ट हो गए थे। आइए, विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। जो विशाल स्नानघर होगा आंगन में बना एक आयताकार रेक्टेंगुलर जलाशय है, जहाँ चारों से एक गलियारों से घिरा हुआ था। मतलब एक रास्ता हुआ था चारों से। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तर और दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। इसके नॉर्थ और साउथ में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंट का जमा कर तथा जिप्सम के गौर का गारे का प्रयोग किया जाता था। ईंट को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था। इसे जलबंद किया गया था। इसके तीनों कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक बड़ा कुआँ था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जो जलाशय था वहाँ से पानी एक बड़ा नाला में चला जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी। उस छोटी संरचना में 8 स्नान घर बनाए गए थे। मतलब दोनों साइड में 4-4 बनाए गए थे, टोटल 8 स्नान घर थे। प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इसकी संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्थान के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक मतलब कोई विशेष त्यौहार हो गया, अनुष्ठान हो गया, उस पर किया जाता था इसका प्रयोग। इतना बड़ा स्नान घर, 8 स्नान घर का एक आदमी तो यूज नहीं करेगा। यही कहानी था। ये ऐसी व्यवस्था वहाँ पे थी। आइए आप लोग को एक मैप दिखाते हैं, उसको देखिए थोड़ा सा। देखिए मैप दिख रहा होगा, तो ये दुर्ग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे सीढ़ियाँ बनाई गई थी, कैसे वहाँ पे छिद बनाए गए थे। थोड़ा सा और जूम करते हैं, देखिए ये माल गोदाम हो गया, यहाँ पे स्नान घर था, ये मुख्य सड़क हो गया और यहाँ पे स्नान घर है।
यहाँ पे विशालांगन हो गया, महाविद्यालय हो गया, ऐसे करके बनाया गया था। इसको आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो इसको भी हम PDF फॉर्म में आप लोग को दे देंगे, आप लोग वहाँ से देखिएगा। ये दुर्ग का क्षेत्र है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मार्शल द्वारा खोदी गई कही खाई ये सब है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगला जो पार्ट है, अगले में हम लोग को पढ़ना है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।